लोगों ने सॉल्यूशन पाइथन के प्रोग्राम को लिखना और कुछ चीज़ें प्रिंट करना सीखा है। तो जो चीज़ हमने प्रिंट करना सीखा उसको टेक्निकली हम लोग डेटा टाइप कह रहे थे। स्ट्रिंग प्रिंट करना आ गया, इंटीजर प्रिंट करना आ गया, फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी आ गई, बूलियन प्रिंट करना आ गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि अभी तक जो भी आपने हमें सिखाया है प्रिंट करना, वो सिंगल सिंगल वैल्यू ही हम प्रिंट कर पा रहे हैं एट ए टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर पाए? दैट मीन्स जो हमने प्रिंट फंक्शन यूज करा है इसमें मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 10। अब मुझे 20 भी प्रिंट करना है, तो क्या मुझे उसके लिए दूसरा प्रिंट लगाना होगा या इसी प्रिंट से हम इस काम को कर सकते हैं? आंसर इज कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेप्चुअली आप एक ही प्रिंट में जितने चाहें उतने सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंट के अंदर आप जो चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका सिंटैक्स क्या होगा? उसका सिंटैक्स होगा आपका 10 कॉमा सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है ना। तो वो मैंने कर दी मान लीजिए यहाँ पर 20। ठीक है, तीसरी वैल्यू मान लीजिए मैंने कर दी यहाँ पर 40.5। तो इस तरह से अगर आप एक ही प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंटैक्स है, आप कॉमा लगाकर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से एक ही प्रिंट में आप मल्टीपल वैल्यू को लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कॉमा क्यों लगाएं, स्पेस क्यों ना लगा दूं, या हमारे मन में तो कुछ और आ रहा है। तो देखो, जब हम बात सिंटैक्स की करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है इफ एंड बट करने के लिए या तर्क करने के लिए या कोई लॉजिक लगाने के लिए। सिंटैक्स को तो हमें मानना ही पड़ेगा, एज इट इज मानना पड़ेगा। जिसने जैसा बना कर दिया है वैसे में मानना ही पड़ेगा। कोई लॉजिक है तो शायद उसमें हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो ये तो वो बात हो गई, ही इज ए गुड बॉय वाली, ही इज ए गुड बॉय। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ पर इज क्यों लगाया आपने, आर क्यों नहीं लगाया। तो मुझे बस सिखाया गया है कि भाई सिंगल वचन के साथ इज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है ना। तो अब आप मुझसे बोलोगे सर किसने कही ये बात, अब जिसने इंग्लिश बनाई ये तो वो जानता होगा उसने ऐसा क्यों करा। हम और आप लोग तो उसको फॉलो करने वाले हो गए। तो जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसने किसी चीज को लिखने का सिंटैक्स देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है, ग्रामर है, ऐसे ही पाइथन में हर बात को लिखने की ग्रामर होगी जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो उसको तो हम मानना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा हम लॉजिक नहीं लगा पाते कि ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है। अब सोचो बनाने वाले ने ये कहा होता कि नहीं, एक प्रिंट में मल्टीपल वैल्यूज को आप स्पेस से लिखेंगे, तो हम उसकी बात मान रहे होते कि ठीक है लिख लेंगे ऐसा करके। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है ना। सिर्फ यही तो है कि मल्टीपल वैल्यू कैसे लिखी जानी है वो सीखना है हमारे लिए। तो उसने बताया हमारे लिए कॉमा, तो हम कॉमा से लिख रहे हैं। अब हमारे लिए चीजें आसान क्या कर देंगी, जैसे आज हम प्रिंट फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके जैसे कई हजार फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर। उन सारे फंक्शन में सेम सिंटैक्स। अगर किसी भी फंक्शन का नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड है और उसमें मुझे कई वैल्यू लिखनी होंगी, तो अब आपको बार बार याद नहीं करना है, कॉमा का सिंटैक्स ही काम करेगा। कोई फंक्शन है जिसका नाम मान लीजिए मैक्स है और आपको उसमें बहुत सारी वैल्यू लिखनी है, तो आपको ऐसे ही लिखना है कॉमा लगा के। तो अब पाइथन के हजारों फंक्शन जो होंगे कभी फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, उनमें भी अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए हमारे पास यही सिंटैक्स होगा, कॉमा। तो हर वैल्यू जो फंक्शन में हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के बीच में, वो कॉमा से सेपरेट करके लिखी जाएगी। तो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, तो पहली बार जब भी कोई चीज पढ़ी जाती है अजीब ही लगती है ना। तो अब जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो हमारी हैबिट में आ जाएगा। तो अब आउटपुट की बात करें, जब ये प्रिंट आउटपुट में इन तीनों चीजों को दिखाएगा तो क्या एज इट इज आउटपुट आ जाएगा? एज इट इज का मतलब 10, 20, 40.5 आउटपुट स्क्रीन पर हमारा जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो पाइथन ने हमें एक हिंट दिया कि ये आपका आउटपुट स्क्रीन है और अभी आप आइडल पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होगी वो आपका आइडल का चाइल्ड होगा।
तो किसी भी आउटपुट स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट फैशन में आउटपुट आता है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ से कॉर्नर से लिखना शुरू करेगा पाइथन और एक एक करके आगे वैल्यू प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। जब आपकी स्क्रीन की विड्थ खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल आएगा, और अगर आप विड्थ का साइज ज्यादा कर दोगे तो फिर से एक लाइन पर हमारा सारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से पाइथन में लिखाई होती है। किसी भी आउटपुट पर लेफ्ट टू राइट हम लिखते हुए चले जाते हैं और कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं। दैट मीन्स 10 आ गया। अब उसके बाद अगर मान लो ऐसे 20 आ गया तो देखने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि ये एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, तीन है, चार है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर लेगा। कोई बोलेगा ये सिंगल वैल्यू है, कोई बोलेगा नहीं इसमें 1 अलग है, 0 अलग है, 2 अलग है। तो ऐसे तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच लोगे। पाइथन ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जब कभी आप प्रिंट फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में उन वैल्यूज को एक सेपरेटर से हम सेपरेट करेंगे और वो सेपरेटर की वैल्यू स्पेस। आउटपुट में जब एक प्रिंट से बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट होती हैं तो वो स्पेस से सेपरेट होकर हमें आउटपुट में दिखाई जाती है। देखते हैं 10 स्पेस 20 स्पेस। इतना ही नहीं, पाइथन ने ये भी कहा कि अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया हमारा, क्या तरीका था आपका, स्पेस देना, तो आप बताओ क्या देखना चाहते थे इन वैल्यू के बीच का सेपरेटर। जो आप देना चाहते हो वो आप आउटपुट में दे सकते हो। तो कैसे देंगे वो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जब सारी वैल्यूज आप लिख लेते हैं तो बाद में कॉमा लगाकर आप लिखेंगे सेपरेटर, SEP। तो सेपरेटर प्रोनाउंस को सेपरेटर ही करेंगे, बट जब लिखते हैं तो SEP लिखते हैं। सेपरेटर एक कीवर्ड आर्गुमेंट है प्रिंट फंक्शन का और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। अब आप बताइए, आप आउटपुट में इन वैल्यू के बीच में सेपरेटर क्या चाहते थे? हमने कॉमा ही चाहते थे तो कॉमा लगा दीजिए। तो अब ये वैल्यू जब आउटपुट में आएंगी तो इनके बीच में कॉमा आपको आउटपुट में दिखेगा। क्या इन वैल्यू के बीच का सेपरेटर मैं टैब स्पेस कर सकता हूँ? हमने कहा स्ट्रिंग में जो भी चीजें लिखना अलाउड है वो आप लिख सकते हैं, टैब स्पेस। क्या मैं आउटपुट में इन वैल्यूज को न्यू लाइन पे सेपरेट कर सकता हूँ? आप स्लैशन लगा दीजिए। आप स्पेस देना चाहें स्पेस। अब पाइथन ने हमसे ये कहा कि अगर आपको स्पेस ही देना था तो अपने एफर्ट क्यों लगा रहे हो? जब आप नहीं लगाते हो तो ऑटोमेटिकली हम सेपरेटर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, स्पेस ही मान लेते हैं। जब आपको सेपरेटर स्पेस ना चाहिए हो तो आप अपना सेपरेटर लगाकर बता सकते हैं कि मुझे इस बार आउटपुट में वैल्यूज को इससे सेपरेट कर। इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेपरेटर। तो अब अगर हम ध्यान से सोचें तो सेपरेटर की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? हमने कहा जो आउटपुट में इन वैल्यूज को अलग अलग दिखा पाएगा। तो सर उसमें तो कॉमा, हमने कहा कॉमा एक सही तरीका हो गया। स्पेस, स्पेस भी एक सही तरीका हो गया। टैब स्पेस, ये भी एक सही तरीका है। न्यू लाइन, ये भी एक सही तरीका है। यही 4-5 सेपरेटर हैं जो हम ज्यादा बार यूज करते हैं। अच्छा, सिंटैक्टिकली अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू ड्यूकेट कर दूं तो क्या ये एरर आएगी? नहीं, क्योंकि सिंटैक्स कह रहा है कि सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए। तो क्या हमने स्ट्रिंग नहीं लिखी? हमने लिखी है। अब जरा एक बार आउटपुट को समझने की कोशिश करें तो हर वैल्यू के बीच में सेपरेटर क्या है, ड्यूकेट। मतलब आउटपुट देखने वाले को दिखाई देगा 10 ड्यूकेट, 20 ड्यूकेट, 40.5। ऐसा आउटपुट जब दिखाई देगा तो उससे रीडेबिलिटी खराब हो गई, क्योंकि इससे कुछ समझ में तो देखने वाले को आएगा ही नहीं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो सिंटैक्टिकली आप सेपरेटर की वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली जनरली हम वो स्ट्रिंग देना चाहते हैं जो आसानी से दो वैल्यू को डिस्टिंग्विश कर पाए आउटपुट में कि भाई ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। तो उसमें तो हमें 3-4 ही समझ में ज्यादा आएंगे, कॉमा, स्पेस, टैब स्पेस और न्यू लाइन। तो ज्यादा बार हम सेपरेटर में यही 4-5 यूज कर रहे होते हैं। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वैसा आप अपना यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए मैं /n के साथ, अब आपसे कहा गया कि जब आप सेपरेटर यूज करते हैं तो सेपरेटर के 3 रूल उनको भी आपको पढ़ने होते हैं, तब आप सही से सेपरेटर का यूज कर पाएंगे। 3 रूल्स में पहला रूल क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 2 सेपरेटर लगा दिए, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। 10 और 20 का बीच में न्यू लाइन आएगा आउटपुट में, या कॉमा आएगा, या दोनों आएंगे, या पहले का सेपरेटर न्यू लाइन, दूसरे वाले का सेपरेटर कॉमा, तो आंसर आता है एरर। आप एक ही सेपरेटर यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा सेपरेटर अगर आप प्रिंट में लगाएंगे तो ये एरर आ जाती है। देखते हैं क्या रहा, आर्गुमेंट रिपीटेड। तो जो मैसेज आया है इसको अगर थोड़ा जूम करके पढ़ें तो मैसेज है कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। कौन सा आर्गुमेंट रिपीट हो गया, सेपरेटर। तो आप एक प्रिंट में इसको एक ही बार लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पर, ये यहाँ पर आप स्ट्रिंग में जो चाहे वो लिख सकते हो। आप देखो जो लिख रहे हैं सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो आउटपुट में आएगा, और सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है तो एरर आ जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ और। देखो मैं वही करके दिखा रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं क्या मैं वही कर रहा हूँ या कुछ और कह रहे हैं आप। अब 10 आएगा, 10 और 20 के बीच में क्या आ जाएगी, न्यू लाइन, ठीक है। फिर 20 और न्यू लाइन के बीच में क्या आ जाएगी, एक न्यू लाइन और आ जाएगी, यानी कि ये एक वैल्यू होगी। आउटपुट में /n आपको दिखेगा, यानी कि न्यू लाइन आपको 2 दिखेंगी यहाँ पर। तो फिलहाल ये तो एरर आ गई, सेपरेटर 2 नहीं हो सकते, इस हटा से। ये बीच में जो एक्स्ट्रा गैप आ रहा है वो गैप नहीं है, वो ये न्यू लाइन प्रिंट हुई, ठीक है। तो कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं। तो सेपरेटर को हम लोग पढ़ रहे थे, सेपरेटर के 3 रूल। पहला रूल, सेपरेटर रिपीट नहीं होता है, सेपरेटर को आप एक ही बार प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, सॉरी प्रिंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा रूल सेपरेटर का, सेपरेटर से पहले ही आपको अपनी वैल्यूज लिखनी है जिनको आप प्रिंट करना चाहते हैं। सेपरेटर के बाद आप अपनी वैल्यू नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि एक वैल्यू और है 25 जिसको मुझे प्रिंट करना था, तो मैंने सेपरेटर के बाद लिख दी, एरर आ जाएगी। आपको जो वैल्यू प्रिंट करनी है सेपरेटर से पहले लिखेंगे, तो सेपरेटर आर्गुमेंट है उससे पहले लिखेंगे, नहीं तो क्या आ जाएगी हमारी, एरर आ जाएगी। 3 रूल्स पढ़ने थे। पहला रूल, सेपरेटर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, सेपरेटर से पहले ही सारी वैल्यूज लिखनी है, सेपरेटर के बाद आप अपनी वैल्यू नहीं लिखते जिनको प्रिंट कराना चाहिए। तीसरा रूल, सेपरेटर की वैल्यू स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अब आपने कहा मैं स्ट्रिंग नहीं रखूंगा, मैं सेपरेटर की वैल्यू इंटीजर रखूंगा 5। ऐसा रखने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन हम सिंटैक्टिकली देखना चाहते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट 10, 5, 20, 5, 40.5। तो हर वैल्यू के बीच का सेपरेटर क्या कर दिया मैंने, 5। तो क्या हमने सीखा था कि हर वैल्यू के बीच में सेपरेटर आ जाएगा, तो ऐसा आउटपुट आएगा। हमने कहा चला कर देखते हैं, एरर आ गई। एरर में लिखकर आया है सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इसका मतलब है सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए या नन होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आती भी है, हमने चलाकर प्रोग्राम देखा भी है। लेकिन नन होना चाहिए ये बात कुछ नई सी है, हमने अभी तक इसको यूज नहीं करा है, करके देखते हैं। तो जब आप नन लिखते हैं तो नन
ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट की तरह ही लिखा जाता है, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होता है। तो नन पाइथन का एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, जिसको आप यूज करते हैं पाइथन में। तो सर नन का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू हमारा मिल जाना होता है। तो अगर आप सेपरेटर को नन लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वही चाहते हैं। तो सोचिए, अगर आप सेपरेटर को डिफॉल्ट वाला ही चाहते हैं तो आप लिखकर ही क्यों बता रहे हैं, लिखिए मत, तब भी तो डिफॉल्ट ही आएगा। तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं लिखने में, जब बिना लिखे ही मुझे आउटपुट मिल ही जाता है। दैट मीन्स कि अगर मैं सेपरेटर लिख रहा हूं तो शायद इसलिए लिखूंगा कि मैं उसे नन तो नहीं देना चाहता, मैं उसे कुछ और ही देना चाहूंगा, कुछ और। सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्ट्रिंग। अगर आप सेपरेटर कुछ और देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है, स्ट्रिंग ही हमारा हो सकता है। तो सेपरेटर के तीन रूल होते हैं। सेपरेटर रिपीट नहीं होगा, सेपरेटर से पहले ही सारी वैल्यूज आपको लिखनी होती हैं जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, और तीसरा रूल हमारा सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर फ्लोट सेपरेटर अलाउड हमारा नहीं है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट एरर आएगा, आपने दो सेपरेटर बता दिए, क्या ये दो सेपरेटर वाला स्टेटमेंट है या एक ही सेपरेटर है? अभी सेपरेटर एक ही है, उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देखने वाले को 10 और 20 के बीच में 2 लाइन का गैप नजर आए, तो जो भी आप लिख रहे हो सेपरेटर वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेपरेटर की वैल्यू एक ही बार में जितना देना चाहते हैं उतनी वैल्यू आप यहाँ पर सेपरेटर की वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेटर में मल्टीपल वैल्यू नहीं लिख, जो भी लिख रहे हो एक बार में लिखना है, फिर आप उसे कंट्रोल करेंगे कि जो लिखा है आपने इसका मीनिंग क्या होता है। अब सेपरेटर के बारे में इतना पढ़ने के बाद इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एक पाइथन प्रोग्राम में कितने सेपरेटर आ सकते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? 3 आ सकते हैं, एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, या कितने भी आ सकते हैं? क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक पाइथन प्रोग्राम में कितने सेपरेटर आ सकते हैं, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है कितने भी, ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कोई और ही आंसर हो, एक आएगा, कितने भी आएंगे? अब देखो यहाँ पे एक एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा हुआ अभी, उसको थोड़ा समझिए। मैं एक ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, लेकिन आपके कानों में जब जा रहा है तो शायद वो बदल जा रहा है, तभी तो आप 2 आंसर दे रहे हैं मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं एक, कुछ लोग कह रहे हैं 3, कुछ लोग कह रहे हैं कोई और आंसर, जबकि मैंने जो पढ़ाया है वो सब एक ही पढ़ाया है सबको। इसका मतलब हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, एक ही टीचर के पढ़ाए हुए 10 स्टूडेंट जाएंगे, अब 10 सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, उनमें से 2 सेलेक्ट हो गए। क्यों हो रहे होंगे? उसका एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने देखा है। पढ़ाने वाले ने एक ही चीज पढ़ाई थी, समझने वाले ने अपने अपने हिसाब से समझी थी। अब सोचो अभी तुम्हारी शुरुआत हुई है, पूरी पाइथन में यही चलता रहेगा तो डिफरेंस आने शुरू हो जाएंगे, है ना? तो अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा, बताया क्या गया था और क्वेश्चन पूछा क्या गया था, उसमें गैप था। बताया गया था कि सेपरेटर एक प्रिंट में एक बार यूज होता है, पूछा गया था प्रोग्राम में सेपरेटर कितनी बार आ सकता है। तो सर सेपरेटर का प्रोग्राम से क्या मतलब है? अगर मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में एक प्रिंट और लगा दूं तो क्या उसका सेपरेटर नहीं बता सकता आपने? अगर मैं एक प्रिंट और लगा दूं तो इस तरह से तो मेरे प्रोग्राम में उतने सेपरेटर आ सकते हैं जितने प्रिंट आपने लिखे हो। तो अगर आपके एक प्रोग्राम में 10 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो हर प्रिंट स्टेटमेंट एक एक सेपरेटर यूज कर सकता है, तो टोटल प्रोग्राम में 10 सेपरेटर आ गए फिर हमारे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि सेपरेटर प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करता है, सेपरेटर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट होता है उससे बिलोंग करता है। तो जितने प्रिंट स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं हर प्रिंट के लिए एक एक सेपरेटर आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, जबकि ये बात समझाने की जरूरत नहीं थी, ये बात तो मैंने बोली थी।
कि सेपरेटर प्रिंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं। चलिए, तो इसी तरह से चीजों को आप समझते रहिए, है ना, कैसे कैसे हम समझ रहे हैं और इंटरव्यू के अंदर कैसे पूछा जाएगा। कई बार लगेगा ये वही बात है जो हम पढ़ाई गई थी, कई बार लगेगा ये अलग बात है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है आप लोगों का। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया 10 20 30 और बीच का सेपरेटर मैंने कॉमा ही बता दिया। अब मैं इस आउटपुट को आपके सामने लिख रहा हूँ। आप आउटपुट जानते हैं, कई बार आउटपुट देख चुके हैं प्रिंट का, फिर भी देखते हैं 10, फिर सेपरेटर चलेगा कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू आएगी 20, फिर सेपरेटर आएगा कॉमा, फिर वैल्यू आ गई 30, फिर सेपरेटर आएगा कॉमा। ये आउटपुट है या 10 20 30, ये आउटपुट है। यानी कि आपने करा क्या, आपने कहा सेपरेटर हर वैल्यू के बीच में आता है, तो इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया। अब इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो लास्ट में आउटपुट में कॉमा होगा, और अगर नहीं आएगा तो लास्ट में जो वैल्यू थी उसके आगे सेपरेटर जो भी मैंने बताया है वो नहीं होगा। तो मैंने कॉमा इसलिए लिख दिया ताकि दिखे वो कि है कि नहीं है। अब देखो, आप कई बार प्रोग्राम चला चुके हैं, आउटपुट को आपने तो ध्यान से नहीं देखा था कि लास्ट वाली वैल्यू के बाद सेपरेटर था कि नहीं। अब एक बार दोबारा देख लो तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा। यानी कि जो सेपरेटर है वो दो वैल्यू के बीच में आता है, ये बात मैंने बोली थी। और ये क्वेश्चन उस समय बोली थी कि सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में सेपरेटर आएगा, इन दोनों के बीच में सेपरेटर आएगा। अब इसके आगे है ही नहीं दूसरी वैल्यू जो इसके बीच में आ जाएगा, तो इस बात को हम आसानी से याद रख पाएंगे कि आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर यूज नहीं होता है, क्योंकि आखिरी वैल्यू उसके बाद कोई है ही नहीं, तो बीच बनेगा ही नहीं हमारा। तो इसका मतलब जो आंसर सही है वो हमारा ये वाला सही है, और ये वाला आंसर हमारा गलत। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम को अगर रन करा जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 या 10 कॉमा, सिर्फ 10 आएगा, है ना। चलो, अब मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में दो प्रिंट लगाता हूँ, सर दो लगाइए, तीन लगाइए, चार लगाइए, क्यों मना नहीं है। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कर दिया 1 2 3 सेपरेटर इक्वल टू टैब। अब आपसे कहा जाए इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए, तो आधा आउटपुट मैं बता देता हूँ, उसके बाद का आप बताना। 10 20 30। अब आगे का आप बताओ। अब जब 30 के बाद आप मुझे 1 बताओगे ना, तो बीच में जो आप मिस कर रहे हो उसी को मुझे फोकस करना है कि 30 और 1 के बीच में क्या आएगा। नेक्स्ट लाइन आएगी आउटपुट में, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में प्रिंट नेक्स्ट लाइन पर लिखा है, इसीलिए अगर मैं प्रोग्राम में प्रिंट उसी लाइन में लिख दूं तो अब आप ये बोलोगे नेक्स्ट लाइन अब नहीं आएगी 30 के बाद, अभी भी आएगी। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें प्रिंट के एक हिडन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो प्रिंट में एक हिडन कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्रिंट अपना काम पूरा कर देता है, काम मतलब जितनी वैल्यूज हमने उसे प्रिंट करने को दी थी, जब वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर लेता है तो वो अपना एंड करता है कि अब मैं एंड हो रहा हूँ, और आपसे पूछता है कि मैं अपना एंड किससे करूँ।
और जब आप इस बात को जानते ही नहीं है कि प्रिंट अपना एंड भी करता है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन से अपना एंड कर देता है। तो यानी कि प्रिंट अपनी आखिरी वैल्यू के बाद अपना एंड करेगा, और आपने अगर कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे एंड क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन से एंड कर देता है अपना। तो 30 के बाद क्या आ जाएगी आउटपुट में? न्यू लाइन। तो पहले वाले प्रिंट का जो आउटपुट हुआ 10, 20, 30 न्यू लाइन, इतना आउटपुट हुआ। अब अगला प्रिंट है नहीं है, पहले वाले प्रिंट को इसका फर्क नहीं पड़ता कि अगला वाला था या नहीं था। तो पहले वाले प्रिंट का आउटपुट जो एग्जैक्ट आया है वो 10, 20, 30, उसके बाद न्यू लाइन हमारी आई है। अब अगले वाले प्रिंट से का लिखो आप अपना इनपुट, जो भी आउटपुट आपको दिखाना है वो लिखो। तो कोई भी प्रिंट कहाँ से लिखेगा? इसी के ऊपर लिख देगा 1 2, इसको मिटाकर इसके ऊपर 1 2 3 कर देगा ये? नहीं। प्रिंट का नाम प्रिंट क्यों है? क्योंकि वो प्रिंटर की तरह काम करता है, हॉरिजॉन्टली लिखने वाला काम करता है। तो अब जब आप अगले वाले प्रिंट से कहते हैं लिखो, तो ये कह रहा है कि मैं वहां से लिखूंगा जो लास्ट करेक्टर अभी लिखा गया था उसके आगे से लिखूं। तो अब बताओ, लास्ट करेक्टर 1 से पहले क्या प्रिंट हुआ है? 30 या न्यू लाइन? न्यू लाइन। यानी कर्सर आपका 30 के 0 के बाद नहीं होगा, कर्सर आपका आउटपुट में कहाँ गया होगा? न्यू लाइन पर आ रहा होगा। मान के चलो आउटपुट में एक कर्सर होता है, तो वो आउटपुट का कर्सर कहाँ होगा? न्यू लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा। तो न्यू लाइन के आगे से लिखना शुरू करेगा अगला प्रिंट 1। अब उसके बाद 2 और 1 के बीच में बहुत कुछ आएगा। अभी क्या आएगा? इसका सेपरेटर क्या आएगा? स्पेस, फिर 2, फिर टैब स्पेस 3। अब ये बताओ, ये वाला प्रिंट एंड हो रहा है? हमने कहा ये भी है। हर प्रिंट एंड होता है, यानी अब तक जितने प्रिंट आपने पढ़ाए हमने कहा वो भी सब एंड हो रहे थे, पढ़ आज रहे हैं अब। ठीक है, तो अब ये वाला प्रिंट अपना एंड करेगा, किससे करेगा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं, न्यू लाइन से। तो 3 के बाद क्या आ जाएगी हमारी फिर से? न्यू लाइन। अब जाके सेकंड प्रिंट हमारा खत्म हो। तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा दिखना। देखो, पाइथन में जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में कुछ शब्दों का यूज होता है। लाइन, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 1 है। इस लाइन नंबर 1 पर एक स्टेटमेंट लिखा हो। अगर मैं इसी लाइन पर एक और स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। हम जनरली एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और जब मैं ऐसा करूंगा तो उसके लिए एक रूल आता है, मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। मैंने नहीं करा, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। तो अभी इसका मतलब है लाइन 1 है, स्टेटमेंट 2 है। अब मैं रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एक रूल ये था कि जब आप एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो मुझे पहले इस वाले पहले वाले प्रिंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूँ। अब इस बात का आउटपुट से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ लिखने के लिए आपको सीखना है कि जब एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो सेमी कॉलन के बाद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा। आउटपुट वाइज सेम आउटपुट आएगा जो अभी तक आया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सोचो, ऐसे तो मैं सर इसी में एक और स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो लिख दो, लेकिन सेमीकोलन लगा कर लिखना, और लिख दो। अब क्या हुआ सर? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ गई, हमारे आंखों को एक साथ पूरा प्रोग्राम देखेगा ही नहीं। अगर 6 लाइन का हुआ तो 2 3 स्टेटमेंट देखेंगे वो। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को वर्टिकली अरेंज करूं तो शायद मैं एक साथ 6 7 स्टेटमेंट आसानी से देख लूँ। वर्टिकली देख पाना थोड़ा कम पॉसिबल है, कम चीजें एक साथ देख पाओ। वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली एक साथ कम देख पाएंगे, वर्टिकली एक साथ ज्यादा देख सकते हैं। तो इसलिए सजेशन यही आता है कि आप एक लाइन पर एक ही स्टेटमेंट लिखें, और जब आप एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है। आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं। ठीक है? लगा दिया तो भी सही है, नहीं लगाया तो भी सही है। तो जब ना लगाने से काम हो जाता है तो एक्स्ट्रा की हम क्यों प्रेस करें? सोचो, एक प्रोग्राम में 1000 स्टेटमेंट है तो 1000 की एक्स्ट्रा प्रेस करनी पड़ेगी मुझे सेमीकोलन के लिए, और इसके बिना ही काम हो रहा है। तो जनरली पाइथन प्रोग्रामर की जो प्रैक्टिस रहती है वो ये रहती है, एक लाइन पर एक स्टेटमेंट, सेमीकोलन को हम छोड़ देते हैं।
कि हमारे पास और बहुत कुछ है लिखने के लिए, उसी को क्यों लिखेंगे, क्योंकि फायदा उसका कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब कभी आपको कोई मजबूरी पड़ गई होगी, अगर एक लाइन में एक सादा स्टेटमेंट लिखने की, इसकी याद जरूर आएगी आप, इसके बिना आप नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम लाइन पर नहीं लिख पाएंगे। चलो, तो अब हम कहानी सुन रहे थे एंड की। तो कोई भी प्रिंट अपना काम करने के बाद एंड होता है न्यू लाइन। क्या हम प्रिंट के एंड को कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप प्रिंट के एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आपने सेपरेटर आर्गुमेंट लिखा है, इसी तरह से कॉमा लगाकर आप एंड आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं। और एंड आर्गुमेंट की वैल्यू के भी वही 3 रूल। पहला, एंड आर्गुमेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड आर्गुमेंट की वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। और जितनी वैल्यू प्रिंट करानी है वो सब एंड से पहले लिखनी है, एंड के बाद नहीं लिखनी। तो मैंने क्या करा, एंड की वैल्यू को कंट्रोल कर लिया। क्या करा, हमने कहा एक काम करते हैं, टैब स्पेस, या मान लीजिए यहाँ पर मैंने टैब स्पेस। अब बताइए, इस बार आउटपुट क्या आएगा? 10, 20, 30। अब जब प्रिंट अपनी आखिरी वैल्यू प्रिंट करता है तो उसके बाद क्या चलाता है? एंड। तो एंड की वैल्यू अब इस बार हमने बता दी। और जब हम नहीं बता रहे थे तो बाय डिफॉल्ट एंड को क्या मान रहा था? वो स्लैश एन मान रहा था, मतलब न्यू लाइन मान रहा था। इस बार हमारी सुनेगा। तो अब क्या आएगा? यहाँ पर टैब स्पेस आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्रिंट हमारा खत्म हो गया। तो मान के चलो ये पहले वाले प्रिंट का आउटपुट, यहाँ से यहाँ तक का आउटपुट पहले वाले प्रिंट का है। आखिरी करेक्टर जो राइट हुआ है वो टैब स्पेस राइट। अब ये वाला प्रिंट अपना डेटा आखिरी करेक्टर के जस्ट आफ्टर लिखना शुरू करता है, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट आ जाएगा वो आएगा 1, फिर इसका अपना सेपरेटर आ गया 2, फिर इसका अपना सेपरेटर आ गया 3, और उसके बाद इसका एंड होगा। अब इसका एंड तो आपने बताया ही नहीं, तो यहाँ से न्यू लाइन पर कंट्रोल आ जाएगा। अब देखो इसके बाद आउटपुट में कुछ लिखा नहीं है, तो जो सेकंड प्रिंट का न्यू लाइन एंड हुआ है वो आपको फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा वो है ही नहीं, लेकिन वो आउटपुट में है। कर्सर आपका न्यू लाइन पर आ गया है, यानी कि 3 के बाद न्यू लाइन भी है आउटपुट, ठीक है। तो अब क्या मैं सर इसके एंड को कंट्रोल कर सकता हूँ? हमने कहा इसके एंड को कंट्रोल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड की वैल्यू, मान लीजिए $। अब बताइए इसका आउटपुट में क्या चेंज होगा? अगर मैं सेकंड प्रिंट का एंड $, बता दूं तो क्या चेंज होगा? कहाँ पर? 3 के बाद, 3 के जस्ट आफ्टर $। बाकी आउटपुट प्रिंट है। तो प्रिंट के अंदर अगर हम सेपरेटर और एंड की पोजीशन को डिस्कस करें तो ये दोनों लास्ट और सेकंड लास्ट होते हैं प्रिंट में। कोई भी लास्ट हो सकता है, कोई भी सेकंड लास्ट हो सकता है। तो इनका पोजीशन इंटरचेंज किया जा सकता है, उससे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वाले प्रिंट में पहले सेपरेटर है उसके बाद एंड है, इस वाले प्रिंट में ये एंड और ये सेपरेटर है, कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट सेम है। रूल यही है कि रिपीट नहीं हो सकता, एंड भी आप रिपीट नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी, ठीक है। एंड की वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो ये सही है गलत है? एरर आ जाएगी, क्योंकि रूल क्या था, जितनी वैल्यू आती है वो एंड और सेपरेटर से पहले आती है, इनके बीच में कोई वैल्यू आप नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। ठीक है, सेपरेटर और एंड पर अभी और प्रैक्टिस करें। इस बार आप मुझे बताएंगे क्या आउटपुट है। चीजों को थोड़ा बदलते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लीजिए अपना, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, बहुत है 3 मिनट।
क्या आउटपुट इसका आएगा। ये मैं बताता हूँ, इसमें एरर नहीं है, मतलब इस चक्कर में मत पड़ना कि इसमें एरर होगी समय खराब करो अपना, है ना। एरर नहीं, आउटपुट आएगा। ये बात अभी हमने देखी थी कि हर कोई अपने अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है। तो जो लोग भी अपना बता रहे हैं आउटपुट, वो उनकी अपनी एक समझ है जिसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट बता रहे हैं। वो सही गलत है वो नहीं पता। आप अपनी समझ के हिसाब से देखिए कि क्या आउटपुट आना चाहिए। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले हाई आए। आप बोलो तो सर ये तो पता ही था हमारे लिए। अपना पूरा आउटपुट बना लो ना, जब बन जाए फिर मुझे बताओ। सारा आउट निकलेगा आउटपुट आपका। बताओ हाई के बाद मुझे ये बताओ लिख कर क्या आएगा। कॉमा स्पेस ये वो ऐसे बताओ। अभी भी अलग अलग आवाज आ रही है। हाई और बाय के बीच में तो बहुत बड़ी दुनिया रह गई इसमें। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर आपके जो आंसर थे उससे क्रॉस चेक कर लीजिए, तो सबका चेक हो जाएगा। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा तो इससे 40 आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। एक क्वेश्चन पूछो 40 आंसर होते हैं उसके। 40 दिमाग काम कर रहे हैं अंदर के, तो अपने हिसाब से सोचना है। तो अब हमें सबको पाइथन के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ पर हाई आउटपुट आएगा पहले। उसके बाद अब क्या इसमें कोई और वैल्यू प्रिंट होने के लिए है? नहीं है। तो अब क्या, जो पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है ही नहीं दूसरी वैल्यू, तो क्या सेपरेटर चलेगा? नहीं, क्योंकि सेपरेटर कह रहा है कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए उसके बीच में मैं चलूँ, और आखिरी वैल्यू के बाद मैं चलता नहीं हूँ। तो ये पहली वैल्यू है, यही आखिरी हो गई, इसके बाद तो ये चलेगा नहीं। तो ये सेपरेटर का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप इसे लिखो लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं। अब प्रिंट कह रहा है मैं एंड हो जाता हूँ, कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, तो ये अपना एंड कर लेगा। किससे करेगा अपना एंड? जो आपने बताया है। अगर आपने नहीं बताया होता तो न्यू लाइन से कर लेता। तो अब इसके बाद क्या आ गया, टैब स्पेस आ गया। मान लो यहाँ तक हम आ गए। अब पहले वाला प्रिंट खत्म हो गया। अब दूसरा वाला प्रिंट शुरू हुआ। अब दूसरा वाला प्रिंट कर रहा है, मुझसे कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं आपने। तो अब मैं एंड हो जाता हूँ, कोई काम है ही नहीं मेरा। तो दूसरा वाला प्रिंट अपना एंड तो करेगा ना। तो ओपन एंड किससे करेगा? कॉमा से। तो ये कॉमा आ गया इस वजह से यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरा वाला प्रिंट खत्म हो चुका है। अब जो भी आएगा वो कॉमा के आगे से लिखेगा, क्योंकि दूसरा वाला प्रिंट का आखिरी जो था वो यही था। अब तीसरा वाला प्रिंट आया, वो कह रहा है कि मुझसे आपने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं। अब मैं अपना एंड कर लेता हूँ, तो इसका जो सेपरेटर है कोई कंट्रीब्यूशन इसका था ही नहीं। है ना, कुछ है तो है नहीं लिखने के लिए, लेकिन ये प्रिंट अपना एंड तो करेगा ही। अब हमने एंड इसका नहीं बताया, तो जब हमने इसका एंड नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट अपना एंड किससे करेगा? न्यू लाइन से। तो कमा के बाद कंट्रोल कहाँ आ गया आपका? न्यू लाइन पर आ गया। इसका मतलब तीसरा प्रिंट न्यू लाइन देकर खत्म हो गया हमारा। अब चौथा प्रिंट न्यू लाइन के आगे से लिखेगा, क्या लिख देगा? बाय। और उसके बाद अपना एंड कर लेगा, और जब अपना एंड करेगा हमने बताया ही नहीं किससे कर लेगा, न्यू लाइन से। तो बाय के बाद क्या आ जाएगी? न्यू लाइन आ जाएगी। वो हमें दिखेगी नहीं, हमें फील ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आउटपुट मुझे लगता है वो ये आना चाहिए, आए टैब स्पेस कॉमा न्यू लाइन पर बाय। ठीक है, आए टैब स्पेस कॉमा फिर न्यू लाइन पर बाय, उसके बाद फिर से सबने अपने अपने आउटपुट दिए हैं, है ना। चलो और करते हैं। इस बार कोशिश करना सब लोग एक ही आंसर दें, भले ही वो गलत हो। इससे मुझे ये लगेगा कि मैंने गलत पढ़ाया है, क्योंकि सब आंसर एक ही दे रहे हैं।
अगर आप अलग अलग आंसर दे दो तो दिक्कत होती है, तो पढ़ा मैं सबको एक ही रहा हूँ, उस समय सब अलग अलग रहे हैं। इस बार हमने क्या करा, बस इतना ही कर दिया। अब टाइम लीजिए अपना। एरर वाला कोई है, एरर किधर एरर आएगी, कोई है ऐसा जिसके ब्रेन में ये उससे कहा हो कि ये तो एरर है? कोई नहीं एरर वाला। चलो बताओ कौन बता रहा है? ठीक है, एक एक का उन्हें बताना दो। हाँ बताओ, आप बताओ, पीछे बता रहे हो। हाई के बाद क्या बताया आपने? नेक्स्ट लाइन पर आ गए, नेक्स्ट लाइन पर बना आ गया 1,2,3, 3 के जस्ट आफ्टर 4। ठीक है, 4 के बाद बाय। देखो ये इनका आंसर है, अगर किसी और को लगता है कुछ और आएगा तो वो बता दें। अब बताओ इधर से कौन बता रहा था, बताओ शुरू से बताओ। हाय, टैब स्पेस, नेक्स्ट लाइन पर, पहले कॉमा नेक्स्ट लाइन पर, कॉमा 1,2,3,4, बाय 4 के बाद आएगा, नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अरे लड़ना नहीं है, डिस्कस करना है। भारत में बोलने की आजादी है, हर किसी को बोलना है ना। तो मैंने सबके लिख दिया आंसर, तो किसी का कुछ और भी है तो सोचो सर, जितने परम्यूटेशन है सब बना लो, कोई ना कोई सही होगा ही। एरर, एक आंसर आया एरर। हाँ जी मैं बताएं। Sir, I have typed the answer in chat. इनका आंसर है हाई, नेक्स्ट लाइन कॉमा 1,2,3,4 बाय, यानी कि यही पहला वाला है आपका। नहीं सर, इसमें फर्स्ट वाले में इन्होंने कॉमा शुरू में नहीं लगाया हुआ, 1 से पहले। अच्छा, 1 से पहले एक आउटपुट आ रहा है, सेम पहला वाला जो आउटपुट है 1 से पहले कॉमा लगा देना है। हाँ सर। चलो, तो इतने सारे आउटपुट हमारे पास अभी भी आ गए। मैं कह रहा था एक पॉइंट पर आएंगे हम और अलग अलग हो गए, 5-6 आंसर आ गए इससे। चलो एक बार ट्रेस करते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को इंटरप्रेटर मान लें और हमें ये प्रोग्राम दे दिया रन करने के लिए, तो हम पहले प्रिंट से, सबसे पहले जो प्रिंट हो उसको प्रिंट करा देंगे है। उसके बाद अब इससे और वैल्यू प्रिंट हो नहीं रही है, सेपरेटर चलेगा नहीं, एंड अपना ये करेगा। टैब स्पेस पर हम यहाँ गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रिंट अभी अपना जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो एक वैल्यू है इसके पास क्या है, न्यू लाइन। तो यानी कि टैब स्पेस के बाद सीधा नेक्स्ट लाइन आ गई होगी हमारी, कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ गया, दिखेगा कुछ नहीं, आउटपुट पर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आ गया होगा। अब प्रिंट में और कुछ करना नहीं है, एंड अपना करेगा। अपना एंड अब
हमने बता रखा है, तो किससे करेगा, कॉमा से, तो यानी कि नेक्स्ट मेंबर क्या गया, कॉमा। ठीक है, अभी वाला प्रिंट खत्म हो गया, अपना एंड कर गया। अब तीसरा वाला प्रिंट आया, कॉमा के आगे से लिखना शुरू करेगा 1। अब इसमें दूसरी वैल्यू भी है, इसका सेपरेटर चेक करेंगे, दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉमा। तो 1, कॉमा 2, कॉमा 3। अब ये प्रिंट अब अपना एंड करेगा, क्योंकि 3 के बाद तो सेपरेटर चलेगा नहीं। अब आप एरर अगर दे रहे होंगे तो शायद इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि आपने कहा था कि सेपरेटर और एंड स्ट्रिंग होते हैं, तो स्ट्रिंग ही तो है। अब स्ट्रिंग में आप डिजिट लिखें, सिंबल लिखें, स्लैश टी लगाएं, एबीसीडी लिखें, वो आपकी मर्जी है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग ये करेक्ट, एरर नहीं है। तो इसके बाद फिर क्या आ गया, 3 के बाद जस्ट आफ्टर 4 आ गया। अब प्रिंट एंड हो गया, क्योंकि यही तो एंड था हमारा। अब जो भी आगे आएगा वो 4 के आगे लिखेगा, क्या लिख देगा, 4 के आगे हमारा 5। ठीक है, तो ये आउटपुट मुझे सही लग रहा है, बाकी एक बार इंटरप्रेटर और पूछ लेते हैं, हो सकता है हम लोग गलत हैं। यही सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस खेल को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, अच्छा मान लो हमारा कहीं किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और वहां पर हमें कोई टास्क दिया गया है, तो वहां पर टास्क ये होगा कि प्रोग्राम ये लो, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। वहां इसका उल्टा होगा, ये आउटपुट लाना है, इसका प्रोग्राम लिख दो। यही तो होता होगा भाई, आपको सैलरी जो मिलेगी वो किस बात की मिलेगी, कि प्रोग्राम लिखा हुआ आपको बता दो इस बात की सैलरी नहीं। इसका उल्टा होता है, आपको आउटपुट बता दिया जाएगा कि हमें ये करना है, आउटपुट में ये दिखाना है। अब इस बात का प्रोग्राम बना कर देता है। तो इसी बात को अब हम यहाँ करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, मोनू टैब स्पेस मोनू, फिर चिंटू टैब स्पेस चिंटू। मुझे इस आउटपुट को लाना है और इसके लिए मुझसे कहा गया एक प्रोग्राम बनाइए। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई भी तरीका जो इस आउटपुट को ला सकता है उसका यूज करके प्रोग्राम बनाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे ऑप्टिमाइज कौन सा तरीका हो सकता है इस आउटपुट को लाने के लिए। तो हमने इस काम को करने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके यूज कर लेने हैं। पहला तरीका, मैंने सबसे कम दिमाग लगाया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में सोचा और लिख दिया सोनू और टैब स्पेस मोनू, न्यू लाइन पर आ गया चिंटू और ये आपका पिंटू। टाइप सही आ जाए, टैब स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग कर लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस काम को करने का, तो पहला तरीका हो गया फॉर्मेटिंग, थोड़ा आप और सही कर लेना इसमें। ठीक है, तो अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, पर ये प्रिंट क्यों लगाया, ताकि आउटपुट में बीच में डैश डैश आ जाए, जिससे लगे अगला आउटपुट दूसरे तरीके से लाए। अब यहाँ पर मैं सोनू टैब स्पेस मोनू, फिर क्या चाहिए मुझे, न्यू लाइन स्लैश एन चिंटू, फिर क्या चाहिए, टैब स्पेस पिंटू। यहाँ पर आपका अलाइनमेंट ज़्यादा सही आ गया। थोड़ा सा इसमें एक क्या दे देते हैं ताकि आउटपुट को सेम सा दिखाए। दो तरीके हो गए। अब इसी काम को करने का एक और तरीका देखिए, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखा सोनू और ये लिख दिया मोनू। अब मुझे पता है कि जब एक प्रिंट से दो वैल्यू प्रिंट होती हैं तो उनके बीच में सेपरेटर चलता है। मैं कुछ ना बताऊं तो सिंपल स्पेस होता है, ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं सेपरेटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, स्लैश टी। तो इस अकेली लाइन से आउटपुट आएगा सोनू टैब स्पेस मोनू। अब ये प्रिंट एंड हो जाएगा किससे, 7 नंबर लाइन का जो प्रिंट है वो किससे एंड होगा, न्यू लाइन से। ठीक है, अब मैं एक प्रिंट और लगा देता हूँ,
चिंटू पिंटू का। सेपरेटर, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, स्लैश भी लगा दिया। तो अब सर और भी कोई तरीका हो सकता, हमने कहा हो सकता होगा, कोई और तरीका भी होता हो इस काम को करने का। जैसे एक तरीका ये है कि मैं हर वैल्यू को अलग अलग प्रिंट से लिखूंगा, एक प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सोनू। अब मुझे उसके बाद पहले मैं लिख लेता हूँ चारों प्रिंट, है ना, फिर आप मुझे बताइए कि मुझे इस वाले तरीके में कहाँ पर क्या चेंज करना चाहिए कि आउटपुट मुझे वही दिखे जो हम चाहते हैं। बताओ, अगर मैं ऐसे रन करा दूंगा तो ये सोनू मानू चिंटू पिंटू सब अलग अलग लाइन पर आ जाएंगे। अब बताओ कहाँ पर क्या चेंज करना। पहले वाले प्रिंट का, यानी इस वाले प्रिंट का क्या कंट्रोल करेंगे, एंड। क्या कर दें, एंड टैब कर देते हैं। उसके बाद अब देखो सोनू के बाद टैब स्पेस, टैब स्पेस के बाद आपका मोनू आ गया। मोनू का एंड में कोई चेंज करना है, नहीं, हम चाहते हैं इसका एंड न्यू लाइन से ही हो, अपने आप ही हो जाएगा, एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब चिंटू का एंड बगल का क्या कर देते हैं, टैब। एक ही आउटपुट लाने के चार तरीके हमने यहाँ पर पढ़ लिए। और भी हो सकता, हमने कहा आप पूछिए, हो सकता और भी हो सकते होंगे, मैं इसको और थोड़ा बेटर कर। फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, थोड़ा सा प्रोग्राम में स्पेस दे देकर लिख देते हैं जिससे कि आपको रीडेबिलिटी भी सही लगे। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, है ना। और अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि कैसे इस काम को किया जाए। तो हमें ये जरूर आना चाहिए आउटपुट देखकर प्रोग्राम लिख, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इसी पे चलने वाली आगे। हमें आउटपुट पहले बता दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा इसका प्रोग्राम बना कर लाइए, क्योंकि जो क्लाइंट है वो ये तो कहेगा। अब जैसे मान लो कभी रेलवे ने टिकट बुक कराने की सोची कि लोग आते हैं, परेशान होते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं धूप में और फिर नहीं मिलता है, बारिश होती है, तो लोग एक काम करते हैं, घर बैठे बैठे टिकट बुक कराने की फैसिलिटी दे देते हैं। तो अब रेलवे वाले के दिमाग में जो आइडिया आया, तो वो किसी कंपनी के पास गया, उससे कहा भाई हमें ना ये काम करने का सॉफ्टवेयर बनाना है। दैट मीन्स उन्होंने बता दिया कि कस्टमर अपना अकाउंट बनाएगा और अकाउंट में लॉगिन करेगा, फिर टिकट बुक करेगा, एक दिन में इतने कर सकता है, इससे नहीं ज्यादा कर सकता, वगैरह वगैरह। तो यानी कि वो रेलवे वाले क्या बता रहे हैं कंपनी को, आउटपुट बता रहे हैं कि मुझे ये करवाना है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर बनाएगी वो अपने डेवलपर से कहेगी ये कहानी है, इसका प्रोग्राम बना दो। तो सर यही होता, हमने यही होता इंडस्ट्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने आपको प्रिंट, सेपरेटर की प्रैक्टिस कराई। इसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको करने को दे रहा हूँ। हर चैप्टर जो हमारा खत्म होता जाएगा उस पर मैं आपको असाइनमेंट देता जाऊंगा। असाइनमेंट का मतलब होगा वो क्वेश्चन जो मैंने क्लास में नहीं कराए हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं। तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर बनाकर मुझे सबमिट करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखा दूँ। तो ये एक पहला असाइनमेंट है, इसको समझ लेते हैं। अभी ये पहला असाइनमेंट है हमारा, इसमें 5 क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा
नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे बढ़ जाएंगे। एक असाइनमेंट में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर के बाद हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें यही करना लास्ट में जाके अपने करियर में। तो इसकी हैबिट अभी से डालना शुरू कर दें। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन का जो ये आउटपुट हमें दिखाए। अब कोई कंडीशन गिवन नहीं है, आप क्या सोचते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। माइट भी आप ये सोचें कि इतने को एक प्रिंट से लिख देते हैं, फिर ये टैब स्पेस एक दूसरे प्रिंट से लगा देते हैं, फिर ये एक तीसरे प्रिंट से लिख देते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक ही प्रिंट से लिख देते हैं, ये दूसरे प्रिंट से लिख देते हैं, शुरू में स्लैश भी लगा देते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं सर पूरे एक ही प्रिंट से लिख देते हैं, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी स्लैश टी की वहां स्लैश टी लगा देंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी स्लैश एन की वहां स्लैश एन लगा देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या टेक्निक यूज करते हैं। आउटपुट एज इट इज आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है, आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करना है। WAP राइट ए प्रोग्राम तो प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। कोई भी 5 दोस्तों के नाम आप जो नहीं मानते हैं उनका प्रिंट कराना है। शर्तें क्या गिवन है? शर्तें गिवन है ईच इन न्यू लाइन, यानी आउटपुट में जो नाम आने चाहिए, मान लीजिए ABCD नाम है दोस्तों के आपके, तो ABCDE ऐसे करके आपके अलग अलग लाइन पर आने चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आपको प्रोग्राम में प्रिंट एक ही लगाना है। ऐसा नहीं करना कि 5 प्रिंट अलग अलग लगा दिए अलग अलग नामों के लिए, प्रिंट आपको एक ही लगाना। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि इन 5 नामों के लिए 5 अलग स्ट्रिंग नहीं बनानी, स्ट्रिंग प्रोग्राम में एक ही रहनी चाहिए, यानी कि एक ही स्ट्रिंग होगी ऐसे करके ABCDE ऐसे करके, और इसी को कुछ ऐसे आपको लिखना है कि देखने वाले को A के बाद आउटपुट में B न्यू लाइन पर नजर आए, फिर B के बाद C आउटपुट में न्यू लाइन पर नजर आए। तो आपको 3 शर्तों के साथ ये क्वेश्चन बनाने को कहा गया है। 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, 5 न्यू लाइन पर आने चाहिए, प्रिंट आपको एक ही यूज करना है, स्ट्रिंग भी आपको एक यूज करनी है, 5 अलग अलग स्ट्रिंग नहीं लगती। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको यही काम करना है, सेम आउटपुट लाना है, कुछ कंडीशंस बदल गई हैं। प्रिंट आपको एक ही यूज करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग फॉर ईच, मतलब जो 5 दोस्तों के नाम है, A अलग स्ट्रिंग है, B अलग स्ट्रिंग है प्रोग्राम में, C एक अलग स्ट्रिंग है, D अलग है, एंड सो ऑन। तो हर नाम अलग अलग स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी यही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप अपने प्रोग्राम में 5 प्रिंट का यूज करें। एक प्रिंट से एक फ्रेंड का नाम, दूसरे प्रिंट से दूसरे का नाम, तीसरे से तीसरे का नाम, एंड। पांचवा क्वेश्चन है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो /C और /N को आउटपुट में दिखाएगा, जबकि /C जब आउटपुट में आता है तो टैब स्पेस बन जाता है, और /N जब आउटपुट में आता है तो न्यू लाइन बन जाता है। तो आपको आउटपुट में /C और /N को प्रिंट करके दिखाना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं, उनमें से कोई भी तरीका यूज करें। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पास कैसे पहुंचेंगे? तो जो हमने क्लासरूम ग्रुप अपना बनाया हुआ है, उस क्लासरूम ग्रुप में एक ऑप्शन असाइनमेंट का आता है, यानी कि गूगल ने ये पूरा क्लासरूम बनाया है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग बनाया है कि स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, तो इस तरह से क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो जो आपका वाला क्लासरूम है, इसमें देखो एक ऑप्शन आता है क्रिएट असाइनमेंट। तो मैं गया क्रिएट असाइनमेंट पर, और ये हमारा प्रिंट पर बेस्ड असाइनमेंट है, तो मैंने इसका नाम कर दिया प्रिंट असाइनमेंट, और ये मैंने यहाँ से इस फाइल को आपको अटैच कर दी। और ये मैंने असाइन कर दिया सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के पास ये असाइनमेंट आ गया होगा। अब आप लोग जैसे जैसे बनाकर मुझे सबमिट करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जहाँ पर ये 0 लिखा है ये काउंटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितने लोग बनाकर मुझे सबमिट कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आता रहेगा। तो एट प्रेजेंट ये असाइनमेंट मैंने 76 स्टूडेंट्स को असाइन कर दिया है। इट मीन्स जितने भी इस बैच में भी हैं, इस ग्रुप में हैं, सबको ये पहुंच चुका है। अब आप इसे क्या करेंगे, इस फाइल को पहले ओपन करेंगे,
इससे आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। आप इस फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये 3 डॉट पर जाइए, ओपन इन न्यू विंडो, और यहाँ पर डाउनलोड का आइकन आएगा, ये आ गया, पे क्लिक कर देंगे तो चला गया, कोई बात नहीं, 3 डॉट फिर से आएंगे, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, परमानेंट आपके पास ये असाइनमेंट आ गया। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग 5 प्रोग्राम बनाइए। तो 5 प्रोग्राम आपने बना दिए अपने। अब उन सबको मुझे कैसे आप अटैच करेंगे वो देखिए। तो जब आप व्यू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर प्लस आइकन करके आएगा, जिस पे लिखा होगा ऐड वर्क। मेरे में नहीं आ रहा है, आप लोगों के में आएगा ऐड वर्क। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी जो फाइल्स हैं उनको अटैच करने के लिए बोलेगा। यानी कि या तो फाइल्स नाम से एक आगे ऑप्शन आएगा या अपलोड नाम से एक ऑप्शन आएगा। आप सारी फाइलें जो आपने बनाई हैं अटैच कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा टर्न करने का, टर्न इन करके कुछ आएगा, ठीक है, या ऐड करके या असाइन करके कुछ आएगा, एक बार देख लेना। टर्न इन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके नाम से मेरे पास असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही मैं देखना चाहूंगा कि किसने सबमिट कर दिया नहीं कर दिया है, तो वापस से मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर जो ये काउंटर 0 लिख कर आ रहा है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सबके नाम देखने शुरू हो जाएंगे जिन जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हर चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इसी तरह के असाइनमेंट करेंगे। इसलिए सारे असाइनमेंट मैंने लिख रखे हैं पहले से। आप जब तक खत्म होगी पाइथन आपकी तब तक आप बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं जो कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पाइथन का जो 0 लेवल है वहां पर चल रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपको पाइथन के कुछ और फंडामेंटल्स आते हैं ना। तो वो फंडामेंटल्स क्या हैं उनको समझते हैं। तो एक है पाइथन टाइपिंग, एक है पाइथन प्रोग्रामिंग। टाइपिंग का मतलब यह है कि आपको कहीं से प्रोग्राम मिल गया, आपने उसके जैसा हूबहू अपना लिख लिया, रन कराया, आउटपुट आ गया, तो ये तो टाइपिंग हो गई। प्रोग्रामिंग तो नहीं। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मेरे पास पहले से प्रोग्राम था ही नहीं, मैंने खुद ही लिखा है। मुझे पता है कि पहले लाइन पर क्या लिखना है। पहली लाइन में 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, पहले में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, किस वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या आएगा, बीच में स्पेस आएगा कि नहीं आएगा, अगले लाइन पर क्या लगाना है, सब मैंने अपने आप सोच के लिखा। दैट इज नोन एज प्रोग्राम। तो वो प्रोग्रामिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको फर्दर जो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं उनकी नॉलेज होगी। तो पहले उनको पढ़ते हैं, पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल। असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? अगर आप अभी क्लास से जाएंगे 1 बजे, घर पहुंच के 2 बज जाएंगे, मान लीजिए 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, 1 घंटा अपना खाना खा लो, 2 बज गए, 2:30 बजे तक सारे हो जाएंगे, आधा घंटा और मान लो 3 बजे तक भेज दो। सर व्हाट्सअप नहीं चलाना है, चलो बीच में 10-15 मिनट व्हाट्सअप चला लेना, टाइम तो बहुत दे दिया मैंने। देखो कल की क्या जरूरत है, देखो मेरी तरफ से तो मैं बोलूंगा ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। बाकी कोई डेडलाइन नहीं, आप कल दे दो, परसों दे दो, मत करो सबमिट, क्या जा रहा है ना। तो अगर आप सबमिट भी नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं आपको बता देता हूँ इसका एडवांटेज आपको कहाँ मिलेगा या मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, मेरा काम है आपको पाइथन सिखाना। मैं आपको वो सारी चीजें बताता रहूंगा जिससे आप पाइथन सीख सकते। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आप उन बातों में से कितनी बात मान रहे हैं, कितनी बात नहीं मान रहे। मेरी तरफ से ना कोई अवार्ड मिलेगा आपको, ना कोई पेनल्टी है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते पर चलोगे तो जो पर्पज लेकर आए थे पर्पज सॉल्व हो। चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब मेरे लिए एडवांटेज कहाँ मिलेगा, आपको एडवांटेज कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए अचानक से कंपनी आ गई और वो कह रही है कि सर हमें 10 लोगों की जरूरत है, आप हमें कुछ बच्चे दे दो। हमने कहा पूरा बैच है चलेगा। तो इसमें अभी 76 लोग हैं, वो कह रहा है सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो सबका इंटरव्यू लेंगे। 76 तो इस बैच में और भी बैच चल रहे होंगे सर सुबह सुबह। तो मान लो 200 कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, उसे 10 चाहिए, तो कब तक इंटरव्यू ले।
तो उसने हमसे कह दिया एक काम करो सर, आप ना अपने लेवल पे फिल्टर कर दो। अब हम किसको फिल्टर कर दें? हमारे सारे एक जैसे हैं, सबने फीस दे रखी है डिबेट के लिए, सब एक जैसे हैं। तो अब हमारे पास लास्ट में फिर यही ऑप्शन आता है कि हम क्या करते हैं, फिर बैच में जाते हैं, असाइनमेंट चेक करते हैं कि कितने लोगों ने सारे असाइनमेंट पूरे बैच में बनाकर हमें दे रखे। अब जिन लोगों ने सारे असाइनमेंट दे रखे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दे रखे हैं, उन लोगों का नाम हम फिर आगे सजेस्ट कर देते हैं। तो जब वो सिचुएशन आती है, एक बस सिचुएशन होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट हम यही करते हैं कि जितने कैंडिडेट पढ़ रहे हैं सबका इंटरव्यू हम कराएं, ताकि एटलीस्ट आप जब रिजेक्ट होगे पता तो चलेगा हमारे अंदर कुछ कमी है अभी, है ना। तो लेकिन कंपनी कहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है कि हम जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करे हुए हैं उन्हीं का नाम फर्स्ट प्रेफरेंस में आगे रख देते हैं कि भाई ये वो हैं जिन्हें लगता है हमें कि कुछ कर पाएंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन बनाकर हमें क्लास में सबमिट करे थे। बाकियों का नहीं पता, हो सकता है बाकियों में कोई निकल आए जो नॉलेज रखता हो बट उसने किसी वजह से सबमिट ना करे हो, लेकिन हमारे पास वो कोई एविडेंस नहीं होगा ऐसा कहने की। ठीक है, तो बस यही एक फायदा है हमारे लिए और आपके लिए, अदरवाइज इसका बस एक ही पर्पज है, लर्निंग। आप सीखने आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करने से सीखा जाता है। चलिए फंडामेंटल की बात करते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्टर साइड, एक काम सारे लिख देते हैं तो करेक्टर साइड, कीवर्ड, कमेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल, टाइप कन्वर्जन, यूजर इनपुट, कंडीशन, ये है पाइथन के फंडामेंटल। जावा लैंग्वेज पढ़ाते समय इनको नहीं पढ़ाया जाता। जावा लैंग्वेज जो लोग पढ़ने आते हैं माना जाता है उनको ये सब आता है, इसके आगे क्या है अब पढ़ना शुरू करें। तो जावा पढ़ाते समय कभी ये सारी बातें क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जावा पढ़ने से पहले ये सब हमें आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा पढ़ने से पहले आपको सी लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए। जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये सारी बातें सी में आपको पढ़ाई जाती। हम मान के चलते हैं कि आपको सी लैंग्वेज आती है, इसलिए आपको ये सब पहले से आते हैं। लेकिन पाइथन लैंग्वेज पढ़ते समय हम ये मान के चलते हैं कि आपने आपसे पहले कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो ये है फंडामेंटल किसी लैंग्वेज के, लेकिन हम पाइथन में उसको पढ़ते हुए चलते। इससे क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड था पाइथन का पहले या किसी लैंग्वेज का, मैटर अब नहीं था। यही चीजें हैं जो फंडामेंटल होती हैं, जो हम ये कह के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आना क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको। अब इसमें टाइम लगता है। जावा में क्यों नहीं सिखाते? सिखा दो तो क्या दिक्कत आ जाएगी? जावा का अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, उतने ही खत्म कर लो आप अपने टाइम में तो बहुत बड़ी बात होगी। इन्हें और पढ़ा दोगे आपका टेनर और बढ़ जाएगा। पाइथन में चीज थोड़ी आसान होती है, तो पाइथन में इतना टाइम नहीं लगता जितना जावा में लगेगा सेम कंटेंट को पढ़ने में। तो पाइथन में इनको पढ़ाया जा सकता है, आपके पास टाइम होता है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि पाइथन पढ़ने से पहले कुछ भी नहीं आना, सिर्फ आपको क्लास में रेगुलर आना है और जो बताया जा रहा है वो बात मान ली, तो आपको चीजें आ जाए। पाइथन आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करेंगे नहीं फिर भी आसान, तो ना आसान है। क्लास में आता हो लेट आओगे तो क्यों आसान है ना। आप क्लास में बीच बीच में चले जाओगे तो कैसा आसान है। आप 2 दिन आओगे 3 दिन नहीं आओगे तो कैसा आसान है। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर सेट। करेक्टर सेट हमारा क्या होता है? करेक्टर सेट का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम को टाइप करते हैं तो किन किन करेक्टर्स का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को टाइप करने, या आप प्रोग्राम से जब आउटपुट दिखाते हैं तो आउटपुट में क्या क्या करेक्टर्स हैं जो आप दिखा सकते हैं, या जब यूजर से आप कुछ इनपुट लेंगे तो इनपुट में यूजर क्या क्या करेक्टर है जो आपको दे सकता है। तो उन कलेक्शन को क्या बोलते हैं? करेक्टर सेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अभी तो मैंने आपको समझने के पॉइंट से बताया कि करेक्टर का मतलब वो चीज जो हम टाइप कर सकते हैं, है ना, प्रोग्राम में, या जो आउटपुट में दिखा सकते हैं या यूजर से इनपुट में ले सकते हैं, उसको करेक्टर। लेकिन अगर हम इसको एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में मैंने कुछ भी लिख दिया, लाइक हेलो, कॉमा लगा दिया, यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने हाय,
फिर एक लिख दिया कुछ समथिंग। तो अब मैं इस प्रोग्राम में ये बोलूंगा प्रोग्राम इज इक्वल टू, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे प्रोग्राम का सेट या बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आपसे भी बोले कि भाई एक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब कोई आपसे बोले कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। अब कोई आपसे बोले सर कैरेक्टर क्या होता है, हमने कहा इसका छोटा कुछ नहीं होता, सबसे छोटा प्रोग्राम है यही है। इसका मतलब ये एक प्रोग्राम है जिसमें दो स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हमने, पी कौन है, एक करेक्टर, आर एक करेक्टर है, आई एक करेक्टर है, एन टी पैरेंथेसिस एक करेक्टर है, कोड एक करेक्टर है, एच भी एक करेक्टर है, कॉमा भी एक करेक्टर है, लास्ट तक यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिविजुअली जो भी आप पढ़ोगे वो करेक्टर है। अब आप बोलो सर पी क्या है, पी किससे मिलकर बना है, हमने कहा नहीं, ये किसी से मिलकर नहीं बनना है, शुरू यहीं से होगा। तो करेक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर, अनडिवाइडेबल, जिसको फर्दर और डिवाइड ना किया जा सके वो क्या कहलाता है, हमारा करेक्टर का। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें करेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक करेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। Character is the smallest unit of program. अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके अलग अलग सेट बनाए गए हैं। तो सेट शब्द को आप मैथमेटिक्स के सेट से रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस चीज को वहां से मैप नहीं कर पाएंगे। जो मैथमेटिक्स के सेट में समुच्चय थ्योरी आपने पढ़ी होगी गणित के अंदर, तो वहां पर भी कलेक्शन को ही सेट कहते थे, लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती थी कि वहां पर जो सेट होता था वहां पर चीजें डुप्लीकेट नहीं होनी थी, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर। तो अगर आप चीजों को समझना चाहें तो शायद वैसा ही है करेक्टर सेट, वो सारे करेक्टर जो यूनिक हैं, जो यूज होते हैं कोड बनाने के लिए, उनके कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, करेक्टर सेट। तो अभी हम इसको अलग करते हैं, लेकिन आप रिलेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं कि ये जो सेट वर्ड है वो मैथ के सेट से कहीं भी कनेक्ट होता है, ठीक है। जब यूनिक चीजों का कलेक्शन बनता है तो उसको कलेक्शन की जगह पर हम क्या बोल देते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। बराबर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर साइंस में अलग अलग करेक्टर सेट हैं जो बनाए गए हैं। जैसे एक करेक्टर सेट है जिसका नाम है एसकाई करेक्टर सेट। एसकाई करेक्टर सेट ये कहता है कि मेरे अंदर 128 करेक्टर्स हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसकाई करेक्टर सेट का यूज करती है तो प्रोग्राम बनाते समय आप इन 128 करेक्टर का यूज कर सकते हैं। आउटपुट में इन 128 करेक्टर को दिखा सकते हैं, यूजर इनपुट में इन्हीं 128 को ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इन 128 में सर कौन कौन से हैं, लेटर्स हैं इंग्लिश के लोअर केस वाले ए टू जेड 26 ये हो गए, 26 अपर केस वाले हो गए, ठीक है। सर डिजिट हो गई इंग्लिश वाली। सर ये डिजिट इंग्लिश की कब से होने लगी, डिजिट तो डिजिट ही होती है। मैंने कहा ऐसा आपको पढ़ाया गया है, ऐसा होता थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ा ना है, जो हम जानते हैं वही होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। सोचो अगर मैं 5 को ऐसे लिख दूं तो मना हो जाएगा, मैं 4 को ऐसे लिख दूं तो लिख दो, पर ये 2 है, ये आप किस में लिख रहे हो, क्या रोमन डिजिट नहीं होती है, बिल्कुल होती है, क्यों हिंदी में नहीं होती है, ये 5 नहीं है हिंदी का, ये भी तो है। तो अब हमारी नॉलेज अभी यहाँ तक थी
जरा सी देर में थोड़ी बढ़ गई, पता नहीं और क्या क्या होता होगा दुनिया के अंदर, हम थोड़ी जानते सारी चीजों के लिए। हम तो जितना होता होगा उसका 1% भी नहीं जानते होंगे शायद, है ना। तो इसका मतलब ऐसा ही करेक्टर सेट कह रहा है कि मैं इंग्लिश की डिजिट को अपने अंदर लेकर आता हूँ, मेरे अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ही करेक्टर सेट में हिंदी में 5 लिख सकते हैं, ना रोमन में लिख सकते हैं आप 5, सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हो आप 5। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ए से बिलोंग करते थे, ए माने अमेरिका, अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो ये जो ऐसा ही करेक्टर है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इसकी फुल फॉर्म में एक वाला अमेरिकन ही है और एस मतलब स्टैंडर्ड ही है। बाकी पूरी फुल फॉर्म आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ही करेक्टर सेट हमारा 128 करेक्टर्स को हमारा सपोर्ट करता है। फिर क्या करा गया, एक दूसरा करेक्टर सेट बनाया गया, लैटिन करेक्टर सेट, इसको डबल कर दिया गया, इसमें 256 करेक्टर्स कर दिए गए। यानी कि 128 तो भाई ऐसे ही वाले आ गए इसमें, प्लस और कुछ नए सिंबल्स वगैरह ऐड कर दिए। अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में चैलेंजेस आने शुरू हो गए। जैसे अमेरिका ने अपने हिसाब से ऐसा ही करेक्टर सेट बना लिया, उसी तरह से बाद में कंट्रीज अपने अपने हिसाब से करेक्टर सेट बनाने लगे। तो बाद में क्या करा, एक ज्वाइंट एफर्ट करा गया और एक ऐसा करेक्टर सेट बनाया गया जिसमें यूनिवर्स में जितने करेक्टर मौजूद हैं सबको कवर किया जाए, और उसका नाम रखा गया यूनिकोड करेक्टर सेट। यूनिकोड करेक्टर सेट में यूनिवर्सल, यूनि का सेंस आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम, मतलब इस ब्रह्मांड में जितने करेक्टर मौजूद हैं किसी भी कंट्री के अंदर लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, होते हैं, उन सबको शामिल किया गया इसके अंदर, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ करेक्टर सर बहुत बढ़ गए होंगे, हमने कहा काफी बढ़ गए थे हमारे, और वो हो गए थे 65,536। अब यूनिकोड के साथ भी कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो गए। जैसे अगर हम आज से 15-20 साल पहले इंडिया का करेंसी सिंबल देखें तो शायद ये होता था, और आज करेंसी सिंबल शायद ये है। तो अब यूनिकोड के अंदर ये सिंबल जब आया था भारत में, हो सकता है आप में से बहुत लोगों की लाइफ शुरू यहाँ से ही होती है, उससे पहले हमारा करेंसी सिंबल ये होता था, ठीक है। ये अब हुआ है। जितने इमोजी आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं, यूज करते हैं, इमेजेस नहीं होते, वो करेक्टर ही होते, हर इमोजी एक करेक्टर होता है। तो सर समय के साथ साथ नए इमोजी बन भी तो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यूनिकोड जब बनाया गया तो यूनिकोड के साथ ये चैलेंज आने लगा कि करेक्टर नए नए बन रहे हैं, कंट्रीज नए नए करेक्टर्स बना रही हैं, जैसे नए नए इमोजीज बन रहे हैं हमारे। तो फिर यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर यूनिकोड के अलग अलग वर्जन रिलीज करेगा। सबसे पहला जो यूनिकोड आया उसको वर्जन 1 कह दिया। तो वर्जन 1 में हमारे इतने करेक्टर्स हैं। तो ऐसा करते करते आज की डेट में वर्जन 15 तक यूनिकोड के हमारे आ गए हैं। अराउंड 1.5 लाख करेक्टर्स हैं एग्जैक्ट, तो मुझे भी याद नहीं है, गूगल से पूछ लेता हूँ। 1,49,186 आई कह यूनिकोड 15, 1,49,186। तो अपने हिसाब से लिख लेते हैं जैसा हम जानते हैं। तो वर्जन 15 में इतने करेक्टर्स हैं जो हमारा यूनिकोड के अंदर आते हैं। अब जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उस लैंग्वेज के क्रिएटर को डिसाइड करना है कि वो किस करेक्टर सेट का यूज करेगा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर लैंग्वेज के क्रिएटर ने डिसाइड करा कि मैं ऐसा ही करेक्टर सेट यूज करूंगा, तो उस लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर्स होंगे वो प्रोग्राम बनाते समय, आउटपुट दिखाते समय सिर्फ इन 128 करेक्टर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज बनाते समय लैंग्वेज के क्रिएटर डिसाइड करते हैं कि हम यूनिकोड को सपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स उस लैंग्वेज में एटलीस्ट इतने करेक्टर की सपोर्ट तो होगी ही होगी। तो अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब रिलीज होती है तो उस समय का जो सबसे लेटेस्ट यूनिकोड होता होगा उसके साथ हमारा रिलीज, जैसे पाइथन की बात करें तो पाइथन इनिशियली यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करती। पाइथन का 2.7 वर्जन सबसे पहला वर्जन है जिसने यूनिकोड को अडॉप्ट किया है। उससे पहले
पाइथन में एस्काई, उसके बाद लैटिन का यूज किया गया था, और 2.7 पहला वर्जन है जिसमें यूनिकोड को सपोर्ट किया गया था। उसके बाद आज हम पाइथन का जो वर्जन पढ़ रहे हैं वो 3.11 पर। अब 3.11 वर्जन जिस डेट को रिलीज हुआ है उस डेट पर सबसे अपडेटेड यूनिकोड का वर्जन क्या रहा होगा, उसके साथ 3.11 को रिलीज कर दिया गया। अब इस बात में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि अभी हम पाइथन 3.11 जो पढ़ रहे हैं उसमें यूनिकोड का कौन सा वर्जन है, वर्जन 12 है कि 13 है कि 14 है कि 15 है। अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो वर्जन 15 को रिलीज किया गया था 13 सितंबर 2022। अब अगर हम जो वर्जन पढ़ रहे हैं पाइथन का 3.11, अगर ये इसके बाद रिलीज हुआ है ना, तो ये यूनिकोड 15 लेकर आ गया हो। लेकिन अगर पाइथन का ये वर्जन मान लीजिए अगस्त 2022 में रिलीज हो गया है, तो उस समय इसे क्या पता कि वर्जन 15 क्या होता है, तो उस समय का जो लेटेस्ट है वो 14 रहा होगा, उसके साथ रिलीज हो गया होगा। तो अब हम सिर्फ यही कहते हैं कि पाइथन यूनिकोड को सपोर्ट करती है फ्रॉम वर्जन 3.7, और यूनिकोड का कौन सा वर्जन है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किस पाइथन के वर्जन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नोट बनाकर यहाँ पर लिखा जा सकता है पाइथन 2.7, from 2.7 Python added the support of Unicode। ठीक है, अब ये बताइए अगर आप कहते हैं कि पाइथन में हमारा यूनिकोड सपोर्ट होता है तो क्या आप हमें एक प्रोग्राम बनाकर दिखा सकते हैं जिसमें रोमन में प्रिंट हो जाए, हिंदी में प्रिंट हो जाए, या कोई ऐसा करेक्टर प्रिंट हो जाए जो एस्काई में नहीं होता, यूनिकोड में होता। हमने कोशिश करके देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब आउटपुट में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमने आउटपुट में प्रिंट लिखा, तो सर हिंदी का का प्रिंट करके दिखाओ। अब कीबोर्ड में मैं का की को ढूंढूंगा ही नहीं, तो अगर आपके कीबोर्ड में का नाम से की नहीं है तो फिर आप टाइप कैसे करोगे? तो पाइथन में गई तो आपकी हेडेक है ना, हमारी थोड़ी है। अगर आप टाइप कर सकते हो तो हम आउटपुट दिखा देंगे आप। अब आप ऐसा कीबोर्ड लेकर आओ पहले जिसमें हिंदी के लेटर या यूनिकोड के करेक्टर होते हैं। तो हमने का एक काम करते हैं, हम गूगल के पास चलते हैं और गूगल से थोड़ी हेल्प मांगते हैं। कॉपी करके देखते हैं, अब पेस्ट कर दें यहाँ पर। टाइप नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं, हमने कहा ये कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे कैसे? तो जो भी आप ऐसा करेक्टर लिखना चाहते हैं जो हमारे कीबोर्ड में उसकी की नहीं है, आप उसे स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में। तो पाइथन की जो स्ट्रिंग है वो यूनिकोड करेक्टर को सपोर्ट करती है। और ये अजीब लग रहा, हमने कहा पहली बार जो भी चीज होती है अजीब लगती है लाइक। अब रन करा के देख लेते हैं, क्योंकि पाइथन का कहना यह है कि हम तो सपोर्ट करते हैं, आप लिख कर देख लो, अगर लिख सकते हो तो शायद हम आउटपुट दिखा देंगे। मैं कहा देख चलेगा क्या? यही प्रोग्राम हिंदी उसमें लिख दो, सी में एरर आ जाएगी, क्योंकि सी के अंदर यूनिकोड होता है ही। तो हर वो लैंग्वेज जिसमें यूनिकोड अडॉप्ट नहीं किया गया है ये प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका यूनिकोड को लिखने का। अभी तो चलो आपने गूगल पे कॉपी पेस्ट कर लिया, जितने भी करेक्टर्स होते हैं यूनिकोड के अंदर उनकी एक यूनिकोड वैल्यू होती है। इट इज लाइक कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनका एक यूनिक रोल नंबर होता है जिससे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी तरह से यूनिकोड करेक्टर्स के अंदर जितने भी करेक्टर रखे गए हैं उन सबका एक यूनिकोड वैल्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी यूनिकोड करेक्टर को उसकी यूनिकोड वैल्यू से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर आता है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, सिर्फ बोला था। 3 स्पेशल करेक्टर मैंने बताए थे आपको, /3, /n, और तीसरा क्या था, /u स्टैंड फॉर यूनिकोड।
ये इससे पहले समझ में नहीं आ सकता था, अभी समझ में आता है। तो स्लैश यू जब भी पाइथन के स्ट्रिंग में लिखा जाता है तो वो एक यूनिकोड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसके आगे क्या लिखिए, जिस करेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं उसकी यूनिकोड वैल्यू लिख दीजिए। पर हमें क्या पता यूनिकोड वैल्यू किसकी क्या होती है। तो अब फिर से गूगल का हेल्प लेंगे। तो एक वेबसाइट है रैपिड टेबल, आप गूगल सर्च में लिख दीजिए रैपिड टेबल स्पेस देकर यूनिकोड। तो सबसे पहला यूआरएल आपको इस वेबसाइट का मिलेगा। तो और भी वेबसाइट है जहाँ पर आप यूनिकोड को देख सकते हैं, बट ये थोड़ा मुझे सिंपल लगती है इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारे बॉक्स बनाकर दे दिए। अब आप किसी भी करेक्टर का यूनिकोड जानना चाहते हैं, जैसे कैपिटल ए का यूनिकोड जानना चाहते हैं, तो कैपिटल ए को सेलेक्ट करो और नीचे एक बॉक्स बनकर आएगा जिसमें यूनिकोड लिखा होगा U+0041, बट पाइथन के अंदर तो स्लैश यू वाला चलता है। तो आप ये वाला यूनिकोड यूज करते हैं, दोनों ही यूनिकोड है। ये पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है, ये शायद कोई और लैंग्वेज में होता हो। तो फिलहाल हमने क्या करा, इसको यहाँ पर लिख। अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसका आउटपुट, इसका जो करेक्टर होता है वो आएगा। सर इसको तो हम वैसे ही प्रिंट कर देंगे, एक ए नाम से की तो होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैथ और फिजिक्स याद आ गई। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा, ये सब आपने कभी सुने होंगे, लेकिन कभी आपने कंप्यूटर से प्रिंट नहीं कराए। अगर मान लीजिए मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ अल्फा, तो अल्फा नाम की की तो नहीं है कीबोर्ड में, सेलेक्ट करिए उसे, इसका यूनिकोड आ गया, कॉपी करेंगे और अपने प्रोग्राम में आप स्ट्रिंग के अंदर यूनिकोड को प्रिंट कर देंगे। अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी है आप प्रिंट करा सर। और आगे बढ़ते हैं। ये वाले आ गए, का लेटर सेलेक्ट कर लिया, इसका यूनिकोड आ गया, कॉपी कर लिया प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट कर दिया, आ गया। पर का के बराबर में था लिखना है, तो 15 के बाद 16 आएगा। एक थोड़ा साइंस वाली बात है, इसका 915, इसका 916 होगा। सर मुझे लिखना है भारत, तो भा, फिर आ का डंडा, आ का डंडा का यूनिकोड अलग होगा। तो जितनी भी मात्राएं हैं सबका यूनिकोड अलग अलग, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो आप यूनिकोड वैल्यू से किसी यूनिकोड करेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो करा तो सकते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होगा। बेटर है कि आप कोई हाई लेवल लाइब्रेरी यूज करें, जैसे गूगल की लाइब्रेरी आती है। ये तो चलो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। आप क्या करें, आप गूगल की बनी बनाई लाइब्रेरी है, आप इधर से एक सेंटेंस दें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उधर से वो लाइब्रेरी आपको डिजायर्ड आउटपुट लाकर दे देगी। तो रियल टाइम पे जब हम इस काम को करते हैं तो हम मैनुअली ऐसे यूनिक कोड वैल्यू नहीं लिख रहे होते, हम बनी बनाई कुछ लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये एफर्ट लगा रखे होंगे, हम उन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। अच्छा सर ये बताओ फायदा क्या हुआ, मतलब आप भारत में हो, आपने काका का प्रिंट कर लिया, आपको अच्छा लगा, इसका कोई कहीं फायदा हुआ किसी से? हमने कहा हाँ, इसका सीधा फायदा बिजनेस को होगा। कैसे होगा बिजनेस को फायदा? हमने कहा चलो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन सोचते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब अमेजन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, अमेजन वाले क्या चाहेंगे कि मुझे हर इंसान जो भारत में है उससे ऑर्डर मिले। 140 करोड़ भारत में है, हर इंसान ऑर्डर करे। अब हर इंसान ऑर्डर करेगा तो हर किसी के पास इंटरनेट होना चाहिए, चलो आज की डेट में है। फिर हर किसी के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप होने चाहिए, स्मार्टफोन तो अब मान लो सभी के पास। ऐप होनी चाहिए, कर ली डाउनलोड। अब ऐप में जो लिख कर आ रहा है समझ में तो आना चाहिए क्या लिखा है वो। अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो 140 करोड़ जो इंडिया में रहने वाले हैं तब तो इंग्लिश तो नहीं आती। जिन लोगों को आती है वो इंटरफेस समझेंगे कि क्या चीज़ लिखी हुई है और वो ऑर्डर कर देंगे। तो इससे अमेजन का तो नुकसान हो जाएगा, हर हर आदमी अमेजन की एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब क्या करें, अमेजन के पास दो ऑप्शन है। क्या, या तो भारत में एक प्रोग्राम चला दो इंग्लिश स्पीकिंग का, सबको इंग्लिश सिखा दो, या अपने आप को हिंदी सिखा दो, और तो कोई सोल्यूशन है नहीं।
दूसरे को आप बदल नहीं सकते, खुद भी बदल सकते। अमेजन ने खुद को बदल लिया और अपना पूरा इंटरफेस किसमें ले आए, हिंदी में ले आए। फायदा क्या हुआ, अब जिनसे ऑर्डर नहीं मिल रहा था शायद मिलना शुरू हो, शायद मिलना शुरू हो गया। अब सोचकर देखो कि अगर यही अमेजन चाइना में जाके बिजनेस करना चाहे तो अमेजन वाले क्या चाहेंगे कि वहां पर जो एप्लीकेशन का इंटरफेस आ रहा है, जो जीयूआई लिखकर आ रहा है, वो चाइनीज करेक्टर में आना चाहिए। तो उम्मीद ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है कि ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे हमारे। तो ऐसे तो सर जिस कंट्री में अमेजन बिजनेस करने जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में यही चाहेगा कि उसके जो लोकल करेक्टर्स हैं उसमें पूरा जीयूआई आना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अमेजन की एप्लीकेशन या अमेजन की वेबसाइट जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाएगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कंडीशन ने कहा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले यूनिकोड को सपोर्ट करनी चाहिए, तभी तो आप ऐसा कर लोगे। तो अमेजन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई गई है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि वो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है उस लैंग्वेज में यूनिकोड की सपोर्ट जरूर होती है, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ जाके मिला, बिजनेस से जाके मिला। आज आप देखो पेटीएम ने अनाउंस कर दिया है कि हम हिंदी में लेकर आ रहे हैं, शायद आ भी गया है, नहीं आया तो अगले महीने तक आ जाएगा, आप देख लो। व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिया कि हम हिंदी में चलाएंगे अपने आप को। ये हिंदी की बात नहीं है, अब हर कंट्री वाला इतना स्ट्रांग हो गया है, वो कह रहा है नहीं हमारे यहाँ काम करना है, तुम्हारे लोकल करेक्टर पे काम कर। अब वो टाइम था पहले की इंग्लिश में सब बात हो रही है, अब बस आईटी में चीज रह गई है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये चीज धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। हर कंट्री इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो कह रहा है कि आप हमारे यहाँ काम करने आओगे, बिजनेस करने आओगे तो हमारे लोकल करेक्टर पे ही काम करना पड़ेगा। तो इन लोगों को करना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है तो किसी को। ठीक है, चलिए, तो यूनिकोड क्या होता है ये समझ में आ गया, बाकी के कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे आज। कोई क्वेश्चन किसी का पूछना चाहते हैं पूछो।